टैक्स। जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है, उनके खर्चे भी उतने ही बढ़ते हैं। इसीलिए द रैट रेस कहावत है। वे इनकम देने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने घर को अपना प्राइमरी एसेट मानते हैं। मिडिल क्लास क्यों स्ट्रगल करता है? इनकम बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं। एसेट्स नहीं बढ़ते, लाइबिलिटीज बढ़ती हैं। अपने घर को इन्वेस्टमेंट मानने का यह पैटर्न और यह सोच कि सैलरी बढ़ने का मतलब है कि आप बड़ा घर खरीद सकते हैं या ज्यादा खर्च कर सकते हैं, आज के कर्ज में डूबे समाज की बुनियाद है। खर्च बढ़ने का यह प्रोसेस परिवारों को और ज्यादा कर्ज और ज्यादा फाइनेंशियल अनिश्चितता में डाल देता है, भले ही वे अपनी नौकरियों में आगे बढ़ रहे हों और रेगुलर बेसिस पर सैलरी बढ़ रही हो। यह कमजोर फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से हाई रिस्क वाली जिंदगी है। 1990 के दशक में नौकरियों का बड़े पैमाने पर नुकसान, बिजनेस का छोटा होना ने यह सामने ला दिया है कि मिडिल क्लास असल में फाइनेंशियली कितना कमजोर है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह 401 के प्लान ले रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी साफ तौर पर मुश्किल में है और इसे रिटायरमेंट के सोर्स के तौर पर नहीं देखा जा सकता। मिडिल क्लास में घबराहट फैल गई है। आज अच्छी बात यह है कि इनमें से कई लोगों ने इन दिक्कतों को पहचाना है और म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिंग में यह बढ़ोतरी काफी हद तक स्टॉक मार्केट में देखी गई बड़ी रैली के लिए जिम्मेदार है। आज मिडिल क्लास की डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड बनाए जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड पॉपुलर हैं क्योंकि वे सेफ्टी दिखाते हैं। आम म्यूचुअल फंड खरीदने वाले टैक्स और मॉर्गेज भरने, अपने बच्चों के कॉलेज के लिए पैसे बचाने और क्रेडिट कार्ड चुकाने में इतने बिजी रहते हैं। उनके पास इन्वेस्ट करना सीखने के लिए पढ़ाई करने का टाइम नहीं होता, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की एक्सपर्टीज पर भरोसा करते हैं। साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सेफ है क्योंकि यह डाइवर्सिफाइड है। पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का यह ग्रुप म्यूचुअल फंड ब्रोकर और फाइनेंशियल प्लानर की बताई डाइवर्सिफाई वाली सोच को मानता है। सेफ रहें, रिस्क से बचें। असली दुख की बात यह है कि शुरुआती फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी ही आम मिडिल क्लास लोगों के लिए रिस्क पैदा करती है। उन्हें सेफ रहना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब होती है। उनकी बैलेंस शीट बैलेंस्ड नहीं होती। वे लाइबिलिटीज से भरे होते हैं और उनके पास कोई असली एसेट नहीं होता जिससे इनकम हो। आमतौर पर उनकी इनकम का एकमात्र सोर्स उनकी सैलरी होती है। उनकी रोजी-रोटी पूरी तरह से उनके एम्प्लॉयर पर निर्भर हो जाती है। तो जब असली जिंदगी भर की डील आती है, तो वही लोग मौके का फायदा नहीं उठा पाते। उन्हें सिर्फ खेलना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगता है और वे कर्ज में डूबे होते हैं। जैसा कि मैंने इस सेक्शन की शुरुआत में कहा था, सबसे जरूरी नियम यह जानना है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच क्या फर्क है। एक बार जब आप फर्क समझ जाते हैं, तो अपनी कोशिशें सिर्फ इनकम देने वाले एसेट खरीदने पर लगाएं। अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ने का यह सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहें और आपका एसेट कॉलम बढ़ेगा। लायबिलिटी और खर्च कम रखने पर ध्यान दें। इससे एसेट कॉलम में और पैसा आता रहेगा। जल्द ही एसेट बेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप और ज्यादा स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट देख पाएंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 100% से लेकर इन्फिनिटी तक का रिटर्न हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो $5,000 में जल्द ही $1 मिलियन या उससे ज्यादा में बदल जाते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें मिडिल क्लास बहुत रिस्की कहता है। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी से शुरू होकर सिंपल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी ही इंसान को बहुत ज्यादा रिस्की बनाती है। अगर आप वही करते हैं जो आम लोग करते हैं, तो आपको यह तस्वीर दिखेगी। इनकम मालिक के लिए काम, खर्च सरकार के लिए काम, एसेट कोई नहीं, लायबिलिटी बैंक के लिए काम। एक एम्प्लॉय के तौर पर जो घर का मालिक भी है, आपकी काम करने की कोशिशें आमतौर पर इस तरह होती हैं। आप किसी और के लिए काम करते हैं। ज्यादातर लोग जो सैलरी के लिए काम करते हैं, मालिक या शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशें और सफलता मालिक की सफलता और रिटायरमेंट के लिए मदद करेंगी। 2 आप सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार आपकी सैलरी से अपना हिस्सा आपके देखने से पहले ही ले लेती है। ज्यादा मेहनत करके आप बस सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्स की रकम बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। 3 आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है।
सिर्फ ज्यादा मेहनत करने में दिक्कत यह है कि इन तीनों लेवल में से हर एक में आपकी बढ़ी हुई कोशिशों का ज्यादा हिस्सा लगता है। आपको यह सीखना होगा कि आपकी बढ़ी हुई कोशिशों का फायदा आपको और आपके परिवार को सीधे तौर पर कैसे मिले। एक बार जब आप अपने काम पर ध्यान देने का फैसला कर लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्य कैसे तय करते हैं? ज्यादातर लोगों को अपना प्रोफेशन बनाए रखना होता है और अपनी कमाई पर निर्भर रहना होता है ताकि वे अपनी संपत्ति खरीद सकें। जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ती है, वे अपनी सफलता की हद को कैसे मापते हैं? किसी को कब एहसास होता है कि वे अमीर हैं, कि उनके पास पैसा है? संपत्ति और देनदारियों के लिए मेरी अपनी परिभाषा होने के साथ साथ मेरे पास पैसे के लिए भी अपनी परिभाषा है। असल में मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर नाम के एक आदमी से लिया था। कुछ लोग उन्हें ढोंगी कहते हैं और दूसरे उन्हें जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले उन्होंने सभी आर्किटेक्ट्स को उत्साहित कर दिया था क्योंकि उन्होंने 1961 में जियोडेसिक डोम नाम की किसी चीज के लिए पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन एप्लीकेशन में फुलर ने पैसे के बारे में भी कुछ कहा था। पहले यह काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन कुछ देर पढ़ने के बाद यह कुछ समझ में आने लगा। पैसा किसी व्यक्ति की इतने दिन आगे तक जिंदा रहने की क्षमता है। या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं, तो मैं कितने दिन जिंदा रह पाऊंगा? नेटवर्थ के उलट, जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर होता है, जो अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे कबाड़ और चीजों की कीमत के बारे में राय से भरा होता है, यह परिभाषा सच में सटीक माप बनाने की संभावना बनाती है। अब मैं माप सकता था और सच में जान सकता था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के अपने लक्ष्य के मामले में मैं कहाँ था। हालांकि नेटवर्थ में अक्सर ये नॉन कैश प्रोड्यूसिंग एसेट्स शामिल होते हैं, जैसे कि आपने जो सामान खरीदा था और अब आपके गैराज में पड़ा है। वेल्थ यह मापती है कि आपका पैसा कितना पैसा कमा रहा है और इसलिए आपकी फाइनेंशियल सर्वाइवेबिलिटी क्या है। वेल्थ एसेट कॉलम से कैश फ्लो की तुलना खर्च कॉलम से करने का माप है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेरे एसेट कॉलम से हर महीने $2000 का कैश फ्लो होता है और मेरे महीने के खर्चे $52,000 हैं। मेरी दौलत क्या है? चलिए बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा पर वापस चलते हैं। उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिन आगे तक जिंदा रह सकता हूं? और मान लेते हैं कि महीना 30 दिन का है। उस परिभाषा के हिसाब से मेरे पास आधे महीने के लिए काफी कैश फ्लो है। जब मेरे एसेट से हर महीने $2000 का कैश फ्लो हो जाएगा, तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तो मैं अभी अमीर नहीं हूं, लेकिन अमीर हूं। अब मुझे हर महीने एसेट से होने वाली इनकम होती है, जो मेरे महीने के खर्चों को पूरी तरह से कवर करती है। अगर मैं अपने खर्चे बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले इस लेवल की दौलत बनाए रखने के लिए एसेट से अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। ध्यान दें कि अब मैं अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं हूं। मैंने एक एसेट कॉलम बनाने पर ध्यान दिया है और उसमें सफल रहा हूं, जिसने मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया है। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूं, तो मैं अपने महीने के खर्चों को पूरा कर पाऊंगा मेरे एसेट्स से कैश फ्लो के साथ। मेरा अगला गोल होगा कि मेरे एसेट्स से होने वाले एक्स्ट्रा कैश फ्लो को एसेट कॉलम में री इन्वेस्ट किया जाए। मेरे एसेट कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाएगा, मेरा एसेट कॉलम उतना ही बढ़ेगा। मेरे एसेट्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे, मेरा कैश फ्लो उतना ही बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्चों को इन एसेट्स से होने वाले कैश फ्लो से कम रखूंगा, मैं और अमीर होता जाऊंगा और मेरी मेहनत के अलावा दूसरे सोर्स से भी ज्यादा इनकम होगी। जैसे जैसे यह री इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जारी रहेगा, मैं अमीर बनने की राह पर हूं। अमीर होने की असली परिभाषा देखने वाले की नजर में होती है। आप कभी भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकते। बस यह आसान सी बात याद रखें, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। गरीबों के पास सिर्फ खर्चे होते हैं। मिडिल क्लास उन लायबिलिटीज को खरीदता है जिन्हें वे एसेट्स समझते हैं। तो मैं अपने काम से काम कैसे रखूं? इसका जवाब क्या है? मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर की बात सुने। प्लेलिस्ट में अगला भाग स्विच न करें।